सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन पढ़ा था, उसी का इंटरप्रिटेशन पार्ट सिखा रहा हूँ आपको। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो प्लॉट होता है केवल उसी से इंटरप्रिटेशन होता है। आप किसी भी फंक्शन में जब रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्लॉट करते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बहुत सारे इस तरह ग्राफ बताए थे, तो साई आर के ग्राफ से साई स्क्वायर आर का ग्राफ अचीव करते हैं, साई स्क्वायर आर के ग्राफ से 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ अचीव करते हैं। जो लास्ट वाला ग्राफ बनता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसका इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन ये है कि उसमें जो मैक्सिमा आ रहा है वहां पे उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। जैसे मान लो हमने ये वाला ग्राफ बना रखा है, तो इसमें देखो 6f के इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ मैक्सिमम है। इसके पहले वाले दोनों प्लॉट से कुछ भी नहीं बताया जा सकता कि इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या, बिकॉज दैट इज वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। उन दोनों बातों से प्रैक्टिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उन दोनों बातों से कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात नहीं बताई जा सकती। तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस जो है वो कि इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम होगी एंड ऑल दोस पैरामीटर्स, उनको स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप ग्राफ है, क्योंकि हमने इक्वेशन देख के साई आर का ग्राफ बनाया, साई आर वर्सेस आर, फिर उसका स्क्वायर करा तो साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ बना, फिर उसमें 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ बनाया। तो दिस इज द स्टेप टू प्लॉट। इसलिए हमने पहले साई आर बनाया, फिर साई स्क्वायर आर बनाया, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाया। तो जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का प्लॉट है उससे इंटरप्रिटेशन आता है। तो उसमें जहां मैक्सिमम मिलेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है रेडियल टर्म में। इज दैट ओके? अब इसका दूसरा फंक्शन सीखते हैं। तो मैंने सर, तो ये जो थर्ड वाला ग्राफ है वहाँ पे जो आपने रेड लाइन बनाई है वहाँ पे मैक्सिमम है, मतलब 6f के इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अभी अगर वहाँ और पे ध्यान से समझना है तो देखो दो और मैक्सिमा दिख रहे हैं आपको। तो आप देखो ये f सबसे सर, मतलब वाला है, तो ये f सबसे ज्यादा ये लास्ट वाला है। हाँ, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन है वो रेड वाला है। बट चूंकि ये 6f का इलेक्ट्रॉन है तो ये 5f वाली जगह पे भी हो सकता है, 4f वाली जगह पे भी हो सकता है। तो जो सबसे पहला हायर ग्राफ बना रखा है ये 4f के करस्पॉन्डिंग होगा, ये 5f के करस्पॉन्डिंग होगा और 6f के करस्पॉन्डिंग होगा। तो f सबशेल का इलेक्ट्रॉन है तो वो प्रेफर करेगा अपनी जैसी सबशेल में ज्यादा फाइंड आउट होने का। तो मैक्सिमम रीजन तो 6f पे होगा, थोड़ा रीजन 5f पे भी होगा और 4f पे भी होगा। 4f से पहले होता नहीं है कोई भी, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। समझ आया? तो इसीलिए देखो 6f पे सबसे ज्यादा है। 6f, हाँ, रेड वाले जोन पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो 6f के इलेक्ट्रॉन को अपनी वाली लोकेशन पे फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। ओके सर, समझ गए? अभी लास्ट में जब सब पूरी बात बता दूंगा फिर आपको उसका सिंपल इंटरप्रिटेशन सिंपल टर्म में समझाऊंगा। अभी केवल मैथमेटिकल समझिए। 6f क्लियर है ना? अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। दिस इज कॉल्ड एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। तो पुट द नेक्स्ट टाइटल, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। तो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को हम लोग साई थीटा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसी को ए थीटा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई थीटा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए थीटा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को हम लोग साई थीटा फाई या ए थीटा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन बेसिकली दो क्वांटम नंबर से डिफाइन करते हैं। एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो पहले ही देख चुके हैं, और एक होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म इनकॉर्पोरेट होता है, तो इस चीज को आगे पॉइंट पे ऐड करिए। तो राइट डाउन फ्रॉम एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, फ्रॉम एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन another natural outcome known as magnetic quantum number, known as magnetic quantum number was introduced. Magnetic quantum number was introduced. It represents orbital. It represents orbital. जैसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेल रिप्रेजेंट किया था, एजीमुथल क्वांटम नंबर से सबशेल रिप्रेजेंट किया था, वैसे भी एक नया क्वांटम नंबर आया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट करना है, ऑर्बिटल। क्लियरली याद रखना है, ऑर्बिट अलग टर्म था जो बोहर ने दिया था, दिस इज ऑर्बिटल।
ठीक है। तो श्रोडिंगर के रेडियल पार्ट से हमने दो क्वांटम नंबर इनकॉर्पोरेट करे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एक शेल रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सब शेल रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगुलर पार्ट से भी दो टर्म आते हैं, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, तो एक नया टर्म जो इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल। तो यहाँ पे एक नया टर्म आया आपके लिए ऑर्बिटल, तो सबसे पहले आप टर्म लिखिए ऑर्बिटल क्या होता है। तो इसी में आगे कंटिन्यू कर लो। तो राइट डाउन ऑर्बिटल इज द स्पेस इन 3 डायमेंशन। Orbital is the space in 3 dimension. Orbital is the space in 3 dimension where probability of finding out electron is maximum. Orbital is the space in 3 dimension where probability of finding an electron is maximum. थ्री डी में वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको ऑर्बिटल बोला जाता है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अभी क्या होता है क्वांटम नंबर्स के टाइम पे बताऊंगा, बट अभी पहले आपको श्रोडिंगर के आउटकम से समझना है। तो श्रोडिंगर ने जो अपना साई थीटा फाई के फंक्शन निकाले मैथमेटिकली सॉल्व करके, उससे उसने एक नेचुरल आउटकम निकाला जिसको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। कैसे निकाला अभी 1 मिनट बाद समझाता हूँ। और उस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमने एक टर्म डिफाइन किया जिसको बोल रहे हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल 3 डायमेंशन में वो स्पेस होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अब मैं जैसे रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन बताया था, वैसे एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन के थोड़े फंक्शंस लिख रहा हूँ। आपको फंक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ। तो जैसे देखो, सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिखा साई थीटा फाइव। तो साई थीटा फाइव का फंक्शन अगर केवल 1/√4 पाई आ रहा है, दिस इज वन टाइप ऑफ फंक्शन। अभी सिर्फ रिजल्ट लिख रहा हूँ, फिर इसका इंटरप्रिटेशन भी समझा रहा हूँ। तो एक फंक्शन आपके पास है साई थीटा फाइव 1/√4 पाई। दूसरा फंक्शन में लिखा साई थीटा फाइव इज इक्वल टू √3/4 पाई कॉस थीटा। तीसरा नेक्स्ट फंक्शन मैंने लिखा साई थीटा फाइव इज इक्वल टू साई थीटा फाइव इज इक्वल टू √3/8 पाई साइन थीटा e⁻i5। और एक और फंक्शन अगर लिख दूं साई थीटा फाइव, ऐसे बहुत सारे फंक्शन मैथमेटिकली सॉल्व करके निकाले गए। सब जरूरी नहीं है हमारा जानना, सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े रिजल्ट्स लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। ये हमारे देखो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन सॉल्व होके आ रहे हैं। ठीक है, दीज आर सम फंक्शंस जो हमने सॉल्व करके देखे। तो साई थीटा फाइव की वैल्यू 1/√4 पाई, साई थीटा फाइव की वैल्यू 1/√3/4 पाई कॉस थीटा। फिर एक फंक्शन आया √3। तो आपको पता है फंक्शन या तो थीटा में आएगा या फाइव में आएगा। तो ये हमने पहले कुछ फंक्शंस फाइंड आउट करें मैथमेटिकली, कैसे आया क्यों आया ये सब अभी आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है ना, आपको इनमें से कोई भी लर्न करना है, सिर्फ देखना है। जैसे मैंने रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन की वैल्यूज दिखाई थी, आपको इंटरप्रिटेशन सिखाया था, वैसे इसका इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूँ। पहले आप फंक्शन देख लो, ठीक है। तो आप देखिए इन वेव फंक्शंस को इंटरप्रेट करने के लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो नोट डाउन करिए आप। सबसे पहले पॉइंट पे लिखिए एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट ऑफ wave function of s orbital is independent of angular part of wave function of s orbital is independent of theta and phi. Angular part of wave function of s orbital is independent of theta and phi. तो जब भी कभी आपको कोई भी वेव फंक्शन लिखा मिलेगा थीटा और फाई में, अगर उसमें कोई कॉस थीटा या आई फाई वाला टर्म नहीं आ रहा होगा तो वो सिंपली एस सबशेल होगा। तो अभी देखो ऊपर वाले जो 4 फंक्शन लिखे हुए हैं उसमें आपको देखो क्लियरली पता चल रहा है कि ये फंक्शन जो है वो
एल इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एस ऑप्शन है, और एल एस 0 होगा तो एम की वैल्यू 0 होगी, और ये एस ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। समझ आई बात? क्योंकि इस फंक्शन में ना तो थीटा आ रहा है ना फाई आ रहा है, तो जो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन अगर कहीं लिखा होगा और उसमें थीटा और फाई का फंक्शन नहीं आएगा, तो इससे हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि एस ऑर्बिटल का फंक्शन है। एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है। एम की वैल्यू कैसे लिखते हैं वो मैं आपको 1 मिनट बाद बताता हूँ, ठीक है? अभी एम की वैल्यूज के लिए आपको फोकस नहीं करना, अभी एम की बस एक वैल्यू मैंने 0 लिख दी है फिलहाल। कैसे लिखते हैं वो भी 1 मिनट बाद आपको बताता हूँ, ठीक है? पहले आप रिजल्ट लिख लीजिए। यहाँ पे जो m लिख रहे हैं वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं अभी 1 मिनट बाद आपको बताता हूँ। बट पहले आप सिर्फ पहले ऑर्बिटल और पहचानना सीख लो। m लिखना तो अभी आ जाएगा 1 मिनट में। तो अभी मैंने सबसे पहले लिखा कि ये s ऑर्बिटल होगा, m और m इक्वल टू 0 s ऑर्बिटल होगा कंफर्म, ठीक है? अब देखो जब मैंने कंपोनेंट लेना सिखाया था आपको तो आपको बताया था एक कंपोनेंट आया था r cos थीटा, एक कंपोनेंट आया था r sin थीटा, और फिर sin थीटा के साथ cos फाई और i sin फाई आया था। देखो अगर आप थोड़ा भूल गए तो मैं याद दिलाता हूँ आपको 1 मिनट। मैंने आपको सबसे पहले जब कंपोनेंट लेना सिखाया था, ये वाला प्लॉट देखिए, तो उसमें देखो r वाले का जब हमने थीटा के साथ कंपोनेंट लिया था तो r cos थीटा लिखा था। तो जो z वाला कंपोनेंट है उसमें देखो थीटा फंक्शन आ रहा है और फाई फंक्शन नहीं आ रहा है, जबकि जो x और y के फंक्शन आएंगे सॉल्व होकर उनकी वैल्यू लिखेंगे तो r sin थीटा cos फाई और r sin थीटा sin फाई आएगा। अगर हम x वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा r sin थीटा cos फाई, और यहाँ पे y वाली वैल्यू लिखेंगे तो आएगा r sin थीटा sin फाई। बताइए, तो जो z कंपोनेंट है वो फाई से इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब किसी भी ऑर्बिटल का जो z कंपोनेंट होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ फाई होगा। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अब फंक्शन में भी यही चीज नोटिस करनी होती है हमेशा। आप देखेंगे जिस फंक्शन में फाई नहीं आ रहा, जिस फंक्शन में थीटा आ रहा होगा और फाई नहीं आ रहा होगा, वो z कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? तो अब इस चीज को भी देखो अगले स्टेप पे लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट वहीं पे लिखे नीचे, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे z कंपोनेंट ऑफ वेव फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई। z component of wave function is independent of phi, is independent of phi। तो जो वेव फंक्शन फाई से इंडिपेंडेंट हो जाएगा उसको z कंपोनेंट लिखने लगेंगे, ठीक है? तो अब जैसे अगला वाला फंक्शन लिखा है cos थीटा, तो यहाँ पे अब उसकी वैल्यू लिख रहे हैं l इक्वल टू 1 और इसका m इक्वल टू 0, और इसको हम लोग लिख रहे हैं pz ऑर्बिटल। ठीक है, m कैसे लिख रहे हैं वो भी 1 मिनट बाद सिखाऊंगा मैं आपको, बट पहले सिर्फ आपको फंक्शन देखना बता रहा हूँ। अब अगले वाले जो दो फंक्शन लिखे हैं वो x और y में से कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए दो ऑप्शन हमारे पास, ये l इक्वल टू 1 होगा, दिस इज l इज इक्वल टू 1, अब ये m इक्वल टू +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो दिस इज l इक्वल टू 1, m इक्वल टू +1, और इस वाले को इसको लिख सकते हैं l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1। तो इसको हम लोग px ऑर्बिटल लिख सकते हैं और इसको py ऑर्बिटल लिख सकते हैं। ऑल्दो उसको पलट के भी लिखा जा सकता है, पहले वाले को py और दूसरे वाले को px भी लिख सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। आपके कोर्स के हिसाब से इसमें कोई अंतर नहीं है, तो यू कैन राइट एनी ऑफ देम। ऐसे हम लोग ऑर्बिटल पहचानना शुरू करते हैं। सर एक बार और बता दीजिए सर, इसका फंडा कैसे समझेंगे सर, समझ नहीं है। सिंपल इसका ये है कि पहला वाला बस दो बातें आपको समझनी है कि अगर वेव फंक्शन में थीटा और पाई नहीं आ रहा होगा तो वो एस ऑर्बिटल हो गया, पहली लाइन। और अगर फंक्शन में देखो इसमें फाई आ रहा है यहाँ पे और यहाँ भी फाई आ रहा है, तो ये जेड नहीं हो सकता, ये एक्स और वाई में से कोई एक होगा। तो एक्स भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, क्योंकि तीन कंपोनेंट है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे आपको इसको हमेशा जेड कंपोनेंट लिखना, जेड कंपोनेंट नहीं लिख सकते। इस वाले फंक्शन में देखो पाई नहीं आ रहा, केवल कॉस थीटा आ रहा है, तो ये जेड कंपोनेंट है, तो यहाँ पे पीजेड ही लिखना पड़ेगा। सर अगर थीटा फाई अगर कोई भी नहीं तो फिर एक्स होगा सर। अगर थीटा और फाई नहीं है तो एस, केवल थीटा है तो जेड, और थीटा और फाई दोनों है तो एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है।
सर पर ये कैसे पता चला कि वो p ऑर्बिटल p ही होगा? ऑर्बिटल बोला ना पहले आपको, इसका इस फंक्शन का पहले आपको रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन मालूम होगा, तो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन से आपने n और l निकाल लिया। अब l पता है तो उसके आगे m रिपोर्ट कर रहे हैं। यस सर, रेडियल मतलब पहले पता होना हाँ, चाहिए। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन से n और l पता चलता है। जब l पता चल गया तो फिर उसी को एंगुलर पार्ट में l से m रिलेट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबसे पहले आपको m समझना है, m कैसे लिखते हैं। तो अगला टर्म लिख लेना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए लिख लेना है। तो थर्ड पॉइंट पे जहां तक मैंने लिखा ना z कंपोनेंट तक की बात होगी, इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिख लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी क्वांटम नंबर बिल्कुल अलग से पूरी बात पढ़ेंगे, अभी मैं आपको श्रोडिंगर का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, उतनी बात पहले सीख लेनी है। तो लिखना है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर is minus L to plus L including 0. Value of magnetic quantum number is minus L to plus L including 0. तो अब जैसे हमारे पास S सबशेल है तो उसके लिए L इक्वल टू 0 होता है, तो उसकी पॉसिबल वैल्यू M इक्वल टू 0 होगी। दूसरा सबशेल था P सबशेल, P सबशेल के L इक्वल टू 1 था। यहाँ पे M की 3 पॉसिबल वैल्यूज होंगे। M की वैल्यू -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और +1 हो सकती है। 3 पॉसिबल वैल्यूज, 0, -1, +1, वही मैंने देखो स्टार्टिंग में लिखा था। ठीक है, अब वैसे आपके कोर्स के हिसाब से आप इसमें से किसी को भी px, py, pz लिख सकते हो, बट अगर स्पेसिफाई करके लिखना पड़े कभी भी कोइंसिडेंटली तो इसको pz लिखते हैं। ये आपका px या py में से कोई एक होगा और दूसरा वाला भी px और py में से एक होगा। अदरवाइज अगर आप आपके कोर्स के हिसाब से बताओ तो आप इनमें से किसी को भी px, py, pz लिख सकते हो, देयर इज नो डिफरेंस। क्योंकि z कंपोनेंट 0 होता है तो उसके हिसाब से हम लोगों ने उसको pz लिखा हुआ है। अदरवाइज अगर आपको क्लियरली मालूम है आपके कोर्स के हिसाब से आप इनमें से किसी को भी px, py, pz लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर अगला ऑप्शन लिखे डी सबशेल, सब प्लस साइन लिखना जरूरी होता है? हाँ जैसे प्लस, ऑक्सीडेशन। बिकॉज डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे ना आप, मतलब मैथमेटिक्स नहीं है एक्चुअली में, दिस इज नॉट द मैथमेटिकल वैल्यू, इट इज अ नोटेशन। तो नोटेशन में प्लस माइनस लिखना जरूरी है। दिस इज नॉट वैल्यू, दिस इज नोटेशन। एक ऑर्बिटल है जिसको 0 से रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑर्बिटल को -1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, एक को +1 से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डी सबशेल है तो एल की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम जो होगी वो 5 हो जाएंगे, -2, -1, 0, +1, +2, -2, -1, 0, +1, +2, 5 वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, अब इनके नाम थोड़े टेक्निकल होते हैं, वो लिख रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा आपको स्टार्टिंग में लर्न करना पड़ेगा, बाकी अभी इनकी शेप बताएंगे तो आप समझ जाओगे। 0 वाले को लिखते हैं dz², +1, -1 जो होते हैं इनको हम लोग लिख सकते हैं dxz और dyz, या इसको लिख सकते हैं dyz एंड dxz, दो ऑप्शन है यहाँ पे। और जब +2, -2 आएगा तो उसकी भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर dxy और dx² y²। अभी इनके सबके शेप स्ट्रक्चर अभी आपको सब बता रहा हूँ, बट अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसे ही लिख लीजिए आप, dxy और dx² y²। ये इनके नोटेशन है, तो दीज आर ऑर्बिटल्स बेसिकली। ठीक है, समझ में आई बात, पॉइंट समझ में आ गया। तो s के लिए l 0 होता है तो उसके लिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ m 0, m की वैल्यूज -l से +l तक इंक्लूडिंग 0 होते हैं। तो मैंने पॉसिबल वैल्यूज आपके लिए लिखी है जो जो लिखी जा सकती है। अब ऐसे f सबशेल लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, बट ऑल्दो इतना ही बहुत है हमारे लिए, मोस्टली इतना ही कोर्स में आता है।
एफ सबसेट लिखना है तो एल की वैल्यू 3 हो गई, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एफ इज -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, माइनस एल से लेके प्लस एल तक 0 इंक्लूड करते हुए। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू आपको लिखने का मतलब समझ में आया, और उससे कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो बताया मैंने आपको भी। उसको थोड़ा लर्न करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा पी जेड एक्स पी वाई डी एक्स वाई जेड, ये थोड़ा लर्न करना पड़ता है स्टार्टिंग में। अभी इनकी शेप्स बताएंगे तो अभी आपको आसानी से याद हो जाएगा, लेक्चर कंप्लीट होते होते आप इसको बढ़िया से समझ जाओगे। सर 3 वाले को क्या सर डिनोट करेंगे? प्लीज एफ सबशेल L equal to 0s, L equal to 1p, L equal to 2d, L equal to 3f, L equal to 4g, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। m की वैल्यू -l से लेके +l तक होती है 0 इंक्लूड करते हुए। तो अगर l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अगर और क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ मैथमेटिकली अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं लिखा वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -l to +l इंक्लूडिंग 0 इन इंटीग्रल स्टेप्स लिख लो, अगर आपको थोड़ा और मैथमेटिकली शार्प लिखना है, और तो इतने से आप समझ जाओगे इन इंटीग्रल स्टेप्स। मतलब इंटीग्रल हर इंटीजर के बाद बदलते चले जाओ। तो जैसे अगर l की वैल्यू 3 है तो -3 से स्टार्ट करना है, +3 तक जाना है 0 इंक्लूड करते हुए इंटीग्रल स्टेप्स में। तो इंटीग्रल स्टेप में -3 के बाद नेक्स्ट इंटीजर -2 -2 से -1 -1 से 0 0 से +1 +1 से +2 +2 से +3 +3 पहुंच जाएंगे, आपके कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और टेक्निकल टर्म लिखना है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर नोड। अगला टर्म लिखिए एंगुलर नोड। तो जैसे रेडियल नोड पे रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन 0 होता था, वैसे ही एंगुलर नोड पे एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। बस यही पॉइंट लिख लीजिए। So write down angular node is the position where angular node is the position where angular node is the position where angular part of wave function is 0, where angular part of wave function is 0. Angular node is the position where angular part of wave function is 0, मतलब psi theta phi जहाँ पे भी 0 हो जाएगा वो आपका एंगुलर नोड रिप्रेजेंट करेगा। ये कंडीशन जहाँ पे भी आ जाएगी वहाँ पे आपका एंगुलर नोड रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जैसे नंबर ऑफ रेडियल नोड जो आते थे वो n-l-1 थे, वैसे ही नंबर ऑफ एंगुलर नोड लिखेंगे तो ये l के बराबर आएगा। सो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू l। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू l। अब अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स विल बी नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्लस नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्लस नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। नंबर ऑफ रेडियल नोड इज प्लस नंबर ऑफ एंगुलर नोड। रेडियल नोड का नंबर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं n-l-1, और एंगुलर नोड का नंबर l, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी n-1। ये दो फॉर्मूले आपको सीधे सीधे याद रखना। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स l के बराबर आएगा, रेडियल नोड आपको पहले ही बता चुका हूँ n-l-1, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो n-1 के इक्वल आ जाएंगे। सर n-1 को l भी तो हम लोग मतलब कह सकते हैं सर एक उससे। n-1 l नहीं होता, l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है। ओके सर। n-1 इक्वल टू l नहीं होता है, l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक कुछ भी हो सकती है, दैट इज नॉट n-1। और सर रेडियल नोड का फॉर्म होता है n-l-1 और एंगुलर का होता है n-1। टोटल n-1, एंगुलर नोड इज l,
नंबर ऑफ रेडियल नोड इज n माइनस l माइनस 1, एंगुलर नोड इज l, दोनों को सम करोगे तो l कट जाएगा, n माइनस 1 बचेगा। सर हम लोग कैलकुलेट n-1 से ही करेंगे ना। रेडियल नोड्स आर n माइनस l माइनस 1, तो पिछले क्लास में सिखाया था। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स लिखेंगे तो l आएगा, दोनों का सम करेंगे तो टोटल नोड्स आएगा n माइनस 1। इसके बाद एक और टेक्निकल टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन। तो अगला टर्म लिखेंगे नोडल प्लेन। नेक्स्ट टर्म लिखिए नोडल प्लेन। नोडल प्लेन में लिखे इट इज द प्लेन एट विच it is a plane at which probability of it is the plane at which probability of finding an electron is 0। ये एक ऐसा प्लेन होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है। और नोडल प्लेन जो होता है वो एक टाइप ऑफ एंगुलर नोड होता है। अपने पॉइंट में लिख लीजिए, नोडल प्लेन इज अ टाइप ऑफ एंगुलर नोड। नोडल प्लेन इज अ टाइप ऑफ एंगुलर नोड, या इसी को कभी कभी नॉन स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं, क्योंकि जो रेडियल नोड था वो स्फेरिकल नोड था। तो जो नॉन स्फेरिकल नोड है उसको नोडल प्लेन भी बोल सकते हैं, एंगुलर नोड भी बोल सकते हैं। नोडल प्लेन जो है वो एंगुलर नोड का एक पर्टिकुलर टाइप है। मतलब एंगुलर नोड अगर आपको पता है तो उनमें से कुछ नोडल प्लेन भी हो सकते हैं। मतलब अगर नोडल प्लेन है तो एंगुलर नोड जरूर होगा, बट एंगुलर नोड है तो नोडल प्लेन होना जरूरी नहीं है, बिकॉज एंगुलर नोड का एक टाइप नोडल प्लेन है। सर एंगुलर नोड को नॉन स्फेरिकल नोड कहते हैं ना? हाँ, एंगुलर नोड को नॉन स्फेरिकल नोड बोलते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट केस लिखेंगे शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट टाइटल लिखेंगे हम लोग शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट टाइटल लिखिए शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो इसमें जो एस सब ऑर्बिटल होता है ये होता है स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल जो होता है ये होता है डम्बल, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल डम्बल, तो पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल, और डी ऑर्बिटल लिखेंगे तो डबल डम्बल। डी ऑर्बिटल शेप होती है डबल डम्बल। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल डम्बल, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल। ठीक है। अब इनको एक एक करके ड्रॉ करेंगे। सर डंबल एंगुलर नोड को डिनोट कर रहे हैं क्या सर? नहीं नहीं, डम्बल उसकी शेप है। ओके मेरा नोट अभी बता रहा हूँ। अब देखो हम लोग सबसे पहले केस से स्टार्ट करते हैं, एस वाले केस से। तो अगर हम एस सब शेल लेंगे, एस सब शेल का मतलब एल इक्वल टू 0 होगा, तो इसमें एम इक्वल टू 0 होगा। एम इक्वल टू 0 होगा तो इस केस में एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंगुलर नोड 0 आएंगे।
तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ नोडल प्लेन भी 0 हो जाएंगे। तो एस ऑर्बिटल जो होता है उसमें एंगुलर नोड और नोडल प्लेन दोनों 0 हो जाएंगे। एस सबशेल के अंदर एक ही सबशेल होगी, दैट इज m इक्वल टू 0। तो शेल और सबशेल एक ही बात होगी, यहाँ पे सबशेल और ऑर्बिटल एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि जो एस सबशेल है वही एस ऑर्बिटल होगा, क्योंकि एक ही सबशेल और एक ही ऑर्बिटल है। अभी मैंने बताया इसकी शेप जो है वो कैसे होती है। सर एंगुलर नोड नोडल प्लेन के इक्विवेलेंट है क्या सर? नहीं, एंगुलर नोड मैंने बताया ना, नोडल प्लेन जो है वो एक टाइप ऑफ एंगुलर नोड है। एंगुलर नोड जो है वो टाइप ऑफ एंगुलर नोड है, तो वो सेम नहीं हो सकता है। तो जब अगर नोडल प्लेन का नंबर जो होगा वो एंगुलर नोड के इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट एंगुलर नोड जो है उनमें से नोडल प्लेन का नंबर कभी एंगुलर नोड से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि नोडल प्लेन एक टाइप ऑफ एंगुलर नोड है। तो एंगुलर नोड के कई टाइप्स हो सकते हैं, उसमें से एक नोडल प्लेन है। तो अब देखो, जैसे हमने सबसे पहले एस ऑर्बिटल बनाया, तो देखो 3 डायमेंशन है, ध्यान रखना ये सर्किल नहीं है, स्फीयर है। पहली चीज तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए बहुत क्लियरली इस चीज को मेंशन करना पड़ेगा, या लिख लो इस चीज को, नहीं तो तुम कंफ्यूज होगे। सर्कल नहीं लिखना है इसको पेज में। तो उसकी शेप हुई एस ऑर्बिटल का, जो शेप हुआ कैसा हुआ, स्फेरिकल स्फीयर है, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। और इसमें देखो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 नहीं आएगी। आप कोई भी प्लेन ड्रॉ करके देख लो इसमें, जैसे मान लो ये प्लेन ड्रॉ करा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये प्लेन ड्रॉ करा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसमें कोई भी ऐसा प्लेन ड्रॉ नहीं कर सकते जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इसलिए इसमें नोडल प्लेन 0 होते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले। तो जो एस ऑर्बिटल है आपका, उसकी शेप हुई स्फीयर या स्फेरिकल। सिंपल लिखना है तो केवल स्फीयर लिख लो। लिखा? सर फिर जो आपने 2 लाइन बनाई वो एंगुलर नोड नहीं है क्या सर? नहीं, वो तो एक्सेस है केवल, या नॉट एंगुलर नोड। उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 थोड़ी नहीं, तो मैंने एक्सेस बनाई है। अगर आपको लाइन कंफ्यूज कर रही तो आप लाइन हटा भी सकते हो, अदरवाइज लिख लो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अब जेड एक्सेस के परपेंडिकुलर होगी, वो ड्रॉ नहीं कर सकते, बनाना है तो वो भी ऐसे टिल्ट करके लाइन बना लो, तो जेड एक्सेस हो जाएगी। चाहो तो यहीं पे ऐसे जेड एक्सेस भी बना सकते हो, तो दैट इज एक्सेस। तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, 3 एक्सेस ड्रॉ कर रखी है हमने, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। 3 डायमेंशनल है ना सर? ये 3 डायमेंशनल है ना? हाँ बेटा, सर ये 3 डायमेंशनल शेप्स है ना? डायमेंशन है, स्फीयर 3 डायमेंशन ही तो होता है। 2 डायमेंशन उसी को सर्कल बोलते हैं, 3 डायमेंशन वही स्फीयर है। अभी तो अलग से मेंशन करा कि स्फीयर लिख लो, बनाना तो पेपर पे 2 में ही पड़ेगा। चलो इसका अगला केस देखेंगे, पी सबशेल। पी सबशेल के लिए एल इक्वल टू 1 होगा, तो एम की 3 पॉसिबल वैल्यूज होंगी, -1, 0 एंड +1। तो उसके 3 पॉसिबल केस होंगे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, तो पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड है, तो इसको हम लोग 3 ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि 3 अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है। तो यहाँ पे एक टर्म और लिख सकते हैं, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन किससे रिप्रेजेंट होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी सबशेल में 3 ओरिएंटेशन है। सर px pz और py होगा ना, क्योंकि यस सर। चलो वो सीक्वेंस में ऊपर -1 0 +1 की सीक्वेंस नहीं है। मैंने आपके कोर्स में बोला ना, अपने कोर्स के हिसाब से -1 0 +1 में px py pz आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। बाय कन्वेंशन pz के लिए 0 मेंशन किया जाता है, आपके लिए उतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। आप इनमें से कुछ भी लिख दोगे, आपके केस में गलत नहीं कर सकते सवाल। मतलब आपके कोर्स के हिसाब से 3 ऑर्बिटल हैं, आप उनमें से किसी को भी कुछ भी लिख दो। एडवांस के हिसाब से एकदम प्रिसाइसली जानना है तो मैंने आपको समझाया, -1 को px py में से कुछ लिखेंगे, +1 को भी px py में से कुछ लिखेंगे, 0 को pz लिखेंगे।
अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पी एक्स पी जेड पी वाई भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सीक्वेंसेस इररिलेवेंट इन योर सिलेबस। हायर लेवल पे पढ़ोगे तो इनके प्रॉपर सीक्वेंसेस होते हैं, तब इनके फंक्शंस लिखे जाते हैं, उसके बेसिस पे ड्रॉ करते हैं। अभी आप कुछ भी लिख सकते हो। अब अगर इनको ड्रॉ करें साथ साथ, तो सबसे पहले हमने पी एक्स ड्रॉ किया, पी एक्स विल बी अलॉन्ग एक्स एक्सेस। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो पी एक्स की शेप डम्बल शेप होती है, ये ऐसे बनाएंगे। अब ध्यान रखना ये 3D शेप है, ये आपकी डम्बल शेप हो गई पी एक्स। ठीक है, अब इस पी एक्स में जो हमारा वाई जेड प्लेन होगा वो नोडल प्लेन होगा। अब ऐसे अगर पी वाई बनाएंगे तो वो अलॉन्ग वाई एक्सेस आ जाएगा। ये आपका पी वाई हो गया। और ऐसे पी जेड बनाएंगे तो दैट विल बी अलॉन्ग जेड एक्सेस। साथ साथ ड्रॉ करते हुए चलना है। ये सवाल स्कूल एग्जाम में बहुत प्रायोरिटी पे पूछा जाता है, इसलिए ड्राइंग परफेक्ट आनी चाहिए। वहाँ इसी तरह का सवाल क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, उसको एकदम सही से ड्रॉ करना सीख लेना है। ये आपके एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, ये आपका पी जेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स लिखेंगे तो 1 आएगा। Number of angular nodes will be equal to L, so that will be equal to 1. तो नोडल प्लेन अगर फाइंड आउट करेंगे, तो अगर आप इनके नोडल प्लेन्स रिपोर्ट करोगे तो px के लिए yz प्लेन, py के लिए xz प्लेन और pz के लिए xy प्लेन नोडल प्लेन आएगा। ये चीज आपको एक बार देखनी है। आप देखो, अगर इसमें आप नोडल प्लेन मार्क करोगे तो px वाले केस में जो y एक्सिस है ना, उसके ऊपर एक प्लेन बनाओ। प्लेन कैसे बनाओगे? y एक्सिस के ऊपर अपना सीधा हाथ रख लो, तो आपको देखो एक तरफ एक डंबल शेप दिख रहे होंगे, दूसरी तरफ डंबल शेप दिख रहे होंगे। तो ये जो y एक्सिस से ऊपर की तरफ प्लेन बन रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 आएगी। तो यहाँ पे y एक्सिस को z एक्सिस से जोड़ते हुए अगर प्लेन बना दिया जाए तो दैट विल बी अ नोडल प्लेन। तो अगर हम यहाँ पे नोडल प्लेन लिखेंगे तो px का नोडल प्लेन हो गया yz प्लेन, py के लिए नोडल प्लेन आ जाएगा xz प्लेन, और pz के लिए नोडल प्लेन आ जाएगा xy प्लेन। समझ आया? सर जो बीच का पार्ट है सर, मतलब डंबल में मतलब आपको y एक्सिस वाली लाइन पे आप कोई भी एक प्लेन पेपर रख लो वर्टिकल, तो y एक्सिस से ऊपर की तरफ z एक्सिस जा रही है और नीचे की तरफ z एक्सिस जा रही है। तो y एक्सिस और z एक्सिस को ज्वाइन करते हुए पूरा एक प्लेन बना लो, तो उस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, क्योंकि डंबल शेप है। तो उसके y के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट yz प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 आएगी। तो ये इसका नोडल प्लेन हो गया। और यहाँ पे चूंकि देखो एक ही एंगुलर नोड है, तो जो नोडल प्लेन है वही एंगुलर नोड हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इसी का एंगुलर नोड भी बताओ, तो भी सेम लिख देंगे। yz प्लेन एंगुलर नोड हो गया px के लिए, py के लिए एंगुलर नोड xz प्लेन हो जाएगा, और pz के लिए एंगुलर नोड xy प्लेन हो जाएगा। समझ आया? नो सर, सर वो कैसे, मतलब राइट हैंड सर, एक बार वीडियो ऑन करके सर बता दीजिए। समझ में आ रही? पहले y एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 समझ में आ रही है? यस सर। उसी पे प्लेन बना दो परपेंडिकुलर पूरा। प्लेन मतलब क्या होता है? पूरी वर्टिकल वॉल बनाते हैं,
तो वाई वाली लाइन पे पूरी एक वॉल बना दो इसी पेपर के परपेंडिकुलर, तो उस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी। नहीं आ रहा सर। अब देखो अगर इस चीज को मैं आपके डायग्राम से समझाऊं तो मैंने जैसे ये अपनी पेन दिखा रहा हूँ, ये आपकी एक्स एक्सेस हो गई। अब इस एक्स एक्सेस के इस तरफ एक डंबल है और इधर एक डंबल है। ओके, तो अगर हमने ये वाला प्लेन ले लिया तो उसके लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रॉन है, राइट साइड में भी इलेक्ट्रॉन है। इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन जीरो है। ये कौन सा वाला प्लेन होगा? वाई एक्सेस के साथ जेड एक्सेस को जोड़ते हुए जो प्लेन जा रहा है, तो वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन हो गया। अब ये एक्सेस अगर ऐसे वाई एक्सिस फिर जीरो होगा, ऊपर डंबल है नीचे डंबल है, तो अब जो ये वाला प्लेन आएगा ये क्या होगा? इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है नीचे इलेक्ट्रॉन है, बट इस एक्जेक्ट प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, ये नोडल प्लेन हो गया। और तीसरा केस पी जेड बना रखा है, तो जेड एक्सेस ऐसे होगी, तो इसके एक ऑर्बिटल इधर की तरफ होगा, एक इधर की तरफ होगा। तो ऐसा वाला प्लेन जो रखेंगे, इसके इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर इलेक्ट्रॉन है, तो आगे इलेक्ट्रॉन है पीछे इलेक्ट्रॉन है, बट प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन। समझ आई बात? सर एक बार सेकंड वाला केस बता। तो आप इसको अगर सिंपली लर्न करना चाहते हो तो px के लिए x छोड़ दो तो yz प्लेन हो गया। x y z तीन प्लेन हो, तीन एक्सेसेस है, तो px के लिए x छोड़ो yz प्लेन हो गया, py के लिए y छोड़ दो xz प्लेन हो गया, pz के लिए z छोड़ दो तो xy प्लेन हो गया। ठीक है, जो नोडल प्लेन है वही एंगुलर नोड है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एंगुलर नोड है और एक नोडल प्लेन हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। नोडल प्लेन इज टाइप ऑफ एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड है वही नोडल प्लेन है। तो चाहे एंगुलर नोड पूछा जाए चाहे नोडल प्लेन पूछा जाता है, बोथ द थिंग्स विल बी सेम। अब यही काम डी सबशेल के लिए कर डालो। अब जब डी सबशेल लिखेंगे तो डी के लिए एल इक्वल टू 2, तो नेक्स्ट केस लिखेंगे डी सबशेल, डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 2, तो एम की पॉसिबल वैल्यूज आएंगे -2, -1, 0, +1, +2। डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 2, तो एम की वैल्यू -2 सर स्क्रीन फ्रीज है। तो डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2। तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल डिफाइन करते हैं हम लोग, and these are dxy, dyz, dxz, dx square y square and dz square। 5 d ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx square y square, dz square। ठीक है, सर किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं सर। ऑर्डर कुछ भी आपके लिए सब अलाउड है। dx 5 ऑर्बिटल है, किसी भी ऑर्डर में लिख लो, dxy, dyz, dxz, dx square y square, dz square। अब इनको एक एक करके ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले dxy प्लॉट करेंगे अगर हम, ये डबल डबल शेप है, शेप तो क्लियर है ना इनकी? जो शेप है वो है डबल डबल शेप, और यहाँ टोटल कितने ओरिएंटेशन हो गए? 5 ओरिएंटेशन। चाहो तो ये पॉइंट लिख लो पहले, डी सबशेल या डी ऑर्बिटल बेसिकली, या पहले लिख लो डी सबशेल है 5 ओरिएंटेशंस, and d orbital is double dumbbell shape। and d orbital is double dumbbell shape। तो p ऑर्बिटल की जो शेप थी वो डम्बल शेप थी, ठीक है ना? अगर इसकी शेप लिखनी है यहाँ पे, p ऑर्बिटल की शेप लिखनी है तो लिख लो वहाँ पे डम्बल शेप होता है। या मैंने पहले भी लिखवा दिया आपको ये चीज, तो p ऑर्बिटल होता है उसका शेप जो है वो डम्बल होता है। यहाँ पे चाहो तो मेंशन कर लो अलग से, इसकी अगर शेप लिखेंगे, शेप ऑफ p ऑर्बिटल अगर लिखेंगे, ये डम्बल शेप आएगी। अब ध्यान रखना ये भी 3D है,
तो डी ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे तो ये डबल डिम्पल शेप आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स लिखेंगे, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स की वैल्यू 2 के बराबर होती है, सो इज इक्वल टू एल, दिस इज इक्वल टू 2। यहाँ पे नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होंगे वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी ऑर्बिटल ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो उसका शेप कैसा आएगा, डबल डम्बल। डी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो डी वाले केस में सबसे पहले डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। जो डी एक्स वाई होता है दैट इज इन बिटवीन एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ऐसे डबल डम्बल शेप होती है। एक डम्बल, ये दूसरा डम्बल। ये आपकी डबल डम्बल शेप आएगी, दिस इज डी एक्स वाई। ठीक है, ये देखिए आपके 3 डी ऑर्बिटल बनाए डबल डम्बल शेप में, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। शेप इसकी होगी डबल डम्बल। एंगुलर नोड 2 है। तो अब नोडल प्लेन यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला वाला केस है, जो इन बिटवीन एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस है, उसको बोल रहे हैं हम लोग डी एक्स वाई। जो इन बिटवीन वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस है, दिस इज डी वाई जेड। जो इन बिटवीन एक्स एक्सेस एंड जेड एक्सेस है, दिस इज डी एक्स जेड। 3 ऑर्बिटल होगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड। अब अगर हम इनके नोडल प्लेन डिफाइन करें, तो डी एक्स वाई के लिए 2 नोडल प्लेन आएंगे, एक एक्स जेड प्लेन और एक वाई जेड प्लेन। तो नोडल प्लेन्स आर एक्स जेड प्लेन एंड वाई जेड प्लेन। अच्छा, इससे ज्यादा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगुलर नोड 2 है, तो 2 से ज्यादा नोडल प्लेन तो कभी हो ही नहीं सकते। दोनों नोडल प्लेन मिल गए तो यही दोनों एंगुलर नोड भी हो जाएंगे। डी वाई जेड के केस में चेक करोगे तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस वाली लाइन ड्रॉ कर दो, उस पर 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। तो इसके लिए नोडल प्लेन लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। और तीसरा केस लेंगे एक्स जेड के लिए, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन। तो सिंपली ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा सारे केसेस में 2-2 नोडल प्लेन है। डी एक्स वाई में एक्स जेड वाई जेड, डी वाई जेड में एक्स वाई एक्स जेड और डी एक्स जेड में एक्स वाई वाई जेड। तो सिंपल याद रखने का तरीका क्या होगा कि जैसे आपको एक्स वाई के नोडल प्लेन निकालने, तो बस दोनों को एक एक बार जेड से जोड़ दो, तो एक बार एक्स जेड एक बार वाई जेड। वाई जेड के नोडल प्लेन बनाने तो कौन सी एक्सिस छूट गई, एक्स, तो एक्स वाई एक्स जेड। एक्स जेड का नोडल प्लेन बनाना है तो कौन सी एक्सिस छूटी, वाई, तो कौन कौन से प्लेन हुए, एक्स वाई एंड वाई जेड। ये आपके नोडल प्लेन हो गए। यहाँ पे 2 नोडल प्लेन है तो यही दोनों एंगुलर नोड हो जाएंगे। तो अगर आपसे एक्स वाई डी एक्स वाई का एंगुलर नोड पूछे या नोडल प्लेन पूछे, दोनों का आंसर सेम आएगा, एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन। सिमिलरली अगर डी वाई जेड के नोडल प्लेन या एंगुलर नोड दोनों में से कुछ भी पूछा जाएगा, तो योर आंसर मस्ट बी एक्स वाई प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। एंड द लास्ट ऑप्शन वेयर आपसे पूछा गया है डी एक्स जेड के लिए नोडल प्लेन या एंगुलर नोड बताओ, तो इट इज एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो 3 तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पी वाला केस बताया था। इसके बाद डी ऑर्बिटल 2 और बचे, एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम बनाते हैं, दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसका अगला ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है। एक लोग ऐसे होगा और एक लोग ऐसे होगा, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। उसको हम लोग बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ध्यान रखना बीच में डैश है। कभी कभी स्कूल लेवल पे लोग इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पढ़ने लग जाते हैं, वो सही तरीका नहीं है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉज लेना है, खाली बीच में डैश को पॉज पढ़ा जाता है। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और दूसरा फॉर्म है डी जेड स्क्वायर, उसकी शेप थोड़ी डिफरेंट होती है।
यही सबसे इम्पोर्टेंट है। सो जो dz स्क्वायर होता है इसका एक लोग जो अलॉन्ग z एक्सेस है वो तो होता ही है, जैसे बाकियों के केस में है एक लोग तो z के अलॉन्ग होता ही है। और जो दूसरा लोग होना चाहिए था यहाँ पे वो क्या होता है कि हूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो देखो फ्लैटन होने के बाद कुछ इस तरह की शेप में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज x एक्सेस। इसको पढ़ते हैं dz स्क्वायर। तो dz स्क्वायर की शेप बाकी d ऑर्बिटल से डिफरेंट होती है, इसको हम लोग डोनट शेप बोलते हैं, अगर इसका टेक्निकल टर्म लिखना है तो। पहले आप ड्रॉ कर लीजिए फिर आगे की बात बताते हैं। चलो अब देखो इसके आगे, इसके बाद हम लोग अगर अब इनमें नोडल प्लेन फाइंड आउट करें तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में जो नोडल प्लेन आता है दैट इज लाइन। अब यहाँ पे सीधे सीधे नहीं बताया सकता, तो जो y इक्वल टू एक्स लाइन होती है, y इक्वल टू एक्स लाइन समझते हो, जो 45 डिग्री पे क्रॉस होती है ये वाली लाइन। तो इस लाइन पे अगर एक प्लेन बनाएंगे तो एक नोडल प्लेन आएगा और दूसरा नोडल प्लेन इस वाली लाइन पे आएगा। दीज आर द नोडल प्लेन्स। समझ आया? ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी मैंने y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, उसको हम लोग नोडल प्लेन बोलेंगे। तो यहाँ पे इसके ये दो नोडल प्लेन हो गए। ठीक है, तो जो दोनों लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं दीज आर द नोडल प्लेन्स। एक y इक्वल टू एक्स लाइन है और एक y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन है। यहाँ पे जीरो प्रोबेबिलिटी है। इनके ऊपर जो प्लेन बनाएंगे दैट विल बी अ नोडल प्लेन। ये आपके दो नोडल प्लेन हो गए। समझ आया? सर वो z एक्सेस नहीं जैसा लग रहा है ना। ये दोनों नोडल प्लेन हो गए। ठीक है, सो दैट इज नॉट 3D 2D में y इक्वल टू एक्स वाई जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाते हो ऐसे आप लोग प्लान बनाते हो, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसमें ये y इक्वल टू mx लाइन बनाते हैं। तो y इक्वल टू x वाली लाइन यही तो होती है जिसकी स्लोप 45 डिग्री। ये 45 डिग्री पे अगर लाइन बना दो तो y इक्वल टू x लाइन बन जाएगी। इसी को एक्सटेंड कर दो दोनों तरफ, फिर ऐसे y इक्वल टू माइनस एक्स बना दो, ये y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। वही दोनों लाइन बनाई है मैंने उधर। करते हो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ऐसा करा होगा पहले भी। y इक्वल टू mx प्लस c तो पढ़ा होगा। यस सर। y इक्वल टू x लाइन बन जाएगी यस सर। जो ओरिजिन से पास हो रही हो। ऐसे ही y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास होगी। तो दोनों लाइंस बनाई हमने, उसके ऊपर प्लेन बना दो, दो नोडल। ठीक है, अब जो dz स्क्वायर है ये सबसे स्पेशल केस है, तो उसके बारे में जरा ठीक से लिखना है। पहले तो सबसे पहले तो इसकी शेप डिफरेंट होती है, तो पहले पॉइंट में तो यही लिखना है, dz स्क्वायर हैव डिफरेंट शेप देन अदर d ऑर्बिटल्स। dz square have different shape than other d orbitals. और इस शेप को अगर हम लोग टेक्निकल टर्म में लिखें तो उसको हम लोग डोनट बोलते हैं। इसको डोनट शेप बोलते हैं। तो उसमें एक डंबल तो z एक्सेस के अलाउंग होता है और एक डोनट लाइक रिंग होती है जो अराउंड द न्यूक्लियस इन xy प्लेन होती है। तो dz स्क्वायर हैव अ डिफरेंट शेप देन द देन अदर d ऑर्बिटल। तो अगर इसकी शेप प्रॉपर्ली स्पेसिफाई करनी है तो ये चीज मेंशन कर लो। इन dz स्क्वायर ऑर्बिटल, in dz square orbital, a single dumbbell along z-axis, a single dumbbell along z-axis
with a donut like ring, with a donut like ring around the nucleus on xy plane, around the nucleus on xy plane. ये इसकी शेप होती है। तो dz स्क्वायर में देखो आप ध्यान से, तो एक तो डंबल बना रखा है हमने, और एक ये देखो ऐसे डोनट लाइक रिंग बना रखी है जिसको मैं रेड से शेड करे दे रहा हूँ एक्स वाई प्लेन में। ये आपका dz स्क्वायर का शेप हो गया। तो एक तो डंबल हुआ जो z एक्सिस के अलॉन्ग है, और एक जो है वो डोनट लाइक रिंग है जो एक्स वाई प्लेन में है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं dz स्क्वायर। सर इसमें नोडल प्लेन क्या हुआ? हाँ बता रहा हूँ। अब dz स्क्वायर में नोडल प्लेन तो जीरो हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, क्योंकि z के अलॉन्ग तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही, और एक्स वाई प्लेन पे रिंग है। तो देयर इज नो सच प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो। तो dz स्क्वायर के अंदर नंबर ऑफ नोडल प्लेन जीरो होते हैं, बट एंगुलर नोड तो दो होंगे, क्योंकि ये l इक्वल टू 2 का केस है। ये तीसरा पॉइंट लिख लीजिए अगले स्टेप में। इन dz स्क्वायर नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स आर जीरो। In dz square, number of nodal planes are zero, but it have two angular nodes. In dz square, number of nodal planes are zero, but it have two angular nodes. तो dz स्क्वायर के अंदर नोडल प्लेन तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z के अलॉन्ग भी है और एक्स वाई प्लेन में भी है। तो कोई ऐसा प्लेन नहीं मिलेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो। तो नोडल प्लेन तो जीरो हो गए, लेकिन एंगुलर नोड दो रहेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू एल। जितना एल होता है उतना एंगुलर नोड जरूर आएंगे। यहाँ पे जो एंगुलर नोड का टाइप है वो जो है वो होता है कोनिकल नोड। ये पॉइंट अलग से आप मेंशन करिए। तो लास्ट पॉइंट में लिखे dz स्क्वायर टू कोनिकल नोड्स आर देयर। dz स्क्वायर टू conical nodes are there. In dz square, two conical nodes are there, which are referred as their angular node, which are referred as its angular node. तो बाकी सारे ऑर्बिटल्स के केस में जो नोडल प्लेन आ रहा था वही एंगुलर नोड की तरह काम कर रहा था। अब dz स्क्वायर में जो नोडल प्लेन है वो तो जीरो है, बट एंगुलर नोड तो दो होने कंपलसरी है, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से l जो l होता है, l की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? एंगुलर नोड। तो उसका l इक्वल टू 2 तो कंफर्म है, हमें पता है इसके लिए l इज इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ पे नोडल एंगुलर नोड तो दो आने कंपलसरी है। यहाँ पे एंगुलर नोड जो होंगे वो डेफिनेटली 2 आएंगे, लेकिन यहाँ नोडल प्लेन जीरो होता है। ये बात समझने की है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। नोडल प्लेन जीरो लिख रहे हैं, एंगुलर नोड दो होंगे। बाकी सब में देखो दो दो नोडल प्लेन आ रहे हैं, वो हमने ऑलरेडी आपको दिखाया। तो जो दोनों नोडल प्लेन आ रहे हैं वही उसके एंगुलर नोड की तरह ट्रीट हो गए। समझ आ गई बात? अब जो उसके एंगुलर नोड है उसका सर एक बार सेकंड वाला पॉइंट बता दीजिए। हाँ, तो मैंने बताया कि जो उसका एंगुलर नोड है उसका टाइप कैसा है। उसका टाइप मैंने बताया कोनिकल नोड होता है। उस पर कोनिकल सरफेस ड्रॉ कर देंगे जो उसके एंगुलर नोड की तरह काम करेगा। तो अब मैं इस पर कोनिकल सरफेस ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। डॉटेड से बनाता हूँ एक मिनट। अब इसके कोनिकल नोड्स बना रहा हूँ मैं आपके लिए, देखिए। जो कोनिकल सरफेस बनी हमारे लिए, ये इसके एंगुलर नोड की तरह काम करेगी। दिस इज इट्स एंगुलर नोड। तो कोनिकल सरफेस कैसे बन रही है कि जो डंबल है वो कोन के अंदर चला गया है, और रिंग जो है वो कोन के जस्ट बाहर चली गई है। जैसे डमरू होता है वैसी वाली शेप है कि जो डंबल जो जो आपका डंबल शेप थी वो पूरी की पूरी कोन के अंदर चली गई, और जो रिंग थी उसकी वो कोन के बाहर आ गई।
तो इस डंबल जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई कोनिकल सरफेस, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, तो इसको हम लोग कोनिकल नोड बोलेंगे। एक कोनिकल नोड नीचे और एक कोनिकल नोड ऊपर है। ये आपका कोनिकल नोड हो गया। बाकी जगहों पे नोडल प्लेन आ रहे हैं, यहाँ पे कोनिकल नोड्स आएंगे क्योंकि 2 एंगुलर नोड आने ही आने हैं। तो दोनों एंगुलर नोड का जो टाइप होगा वो कैसा होगा, कोनिकल नोड। सो dz स्क्वायर है 2 कोनिकल नोड, ये चीज आपको हाईलाइट कर लेनी है। और जो कोनिकल नोड्स होंगे वही हमारे इसके एंगुलर नोड्स की तरह काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नोडल प्लेन क्या है, 0 है। सो नंबर ऑफ नोडल प्लेन फॉर dz स्क्वायर इज 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन एंगुलर नोड इसके 2 होंगे हमेशा, और वो दोनों एंगुलर नोड मैंने आपको बताया कैसे पहचानने होते हैं। सर नोडल प्लेन हमेशा 0? हाँ, नोडल प्लेन dz स्क्वायर के हमेशा 0 हो। तो देख के समझ आ रहा है ना, जो एक डंबल है वो अलॉन्ग z एक्सिस है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो ही नहीं सकती, कहीं पे भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेगा। और xy प्लेन पे एक रिंग है, उस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 नहीं हो सकती। तो जब xyz कहीं 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी नहीं, तो नोडल प्लेन 0 लिखेंगे, नोडल प्लेन अपने आप 0 होगा। ठीक है सर हम लोग को नोडल प्लेन भी बना बताने हैं। z स्क्वायर की जो शेप है वो डिफरेंट देन अदर टी है। इसमें 2 कोनिकल नोड होते हैं, नोडल प्लेन 0 होते हैं और एंगुलर नोड 2 होते हैं। ठीक है, क्लियर?